आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपकी रातों की नींद गायब कर देता है। ठीक है, आप चाहे कितनी बार पढ़ लो, आपको ये चैप्टर याद नहीं होता। ये याद करना ही नहीं है, ये चैप्टर समझने वाला चैप्टर है बेटा। आप अगर इसको याद करोगे तो आप मार खा गए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ याद करने के यहाँ पे तरीके से आए हो तो बेटा अभी के अभी इस लेक्चर को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत डीप डाइव पढ़ाने वाला हूँ, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर को बहुत सारे जो है लेक्चर्स में ब्रेक डाउन करके पढ़ाने वाला हूँ, आराम से ठंडे दिमाग से। बेटा मेरा नाम है मनप्रीत शर्मा, एक्स आकाशियन, एक्स पीडब्ल्यू। मैंने कैरियर पॉइंट कोटा में भी पढ़ाया है और आई एम द CSIR नेट क्वालिफाइड ऑल इंडिया रैंक 62। मैंने अपने टाइम पे एक एग्जाम क्लियर किया था नेट GRF, तो आपको पता होगा। ठीक है, PYQ ट्रेंड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हर साल बेटा यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम अगर बात करते हैं, मिनिमम मरते करते मिनिमम 4 यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम तो कई केस में 8 और कई केस में तो 10 तक पहुंचे हुए हैं। हाँ, समझ सकते हो कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल। अगर अगर हम बात करते हैं टोटल 90 जो क्वेश्चन है बायोलॉजी में आते हैं। ठीक है, और 360 मार्क्स का यहाँ पे बायोलॉजी बायोलॉजी है, उसमें से 32 मार्क्स जो है कौन लेके बैठा हुआ है, ये वाला चैप्टर लेके बैठा हुआ है। यानी कि 10% ऑफ बायोलॉजी अकेले इस चैप्टर की है। अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो और रट्टा मार के जा रहे हो तो आप 10% ऑफ बायोलॉजी को सेक्रीफाइस कर रहे हो और हम होने नहीं देंगे। टेंशन मत लेना, आप रुके रहना एंड तक इस चैप्टर के, पूरी सीरीज खत्म करना। इसके बाद आपको शिकायत नहीं होगी कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। पहले हम देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन, डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्यों है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, इन डेप्थ कंसेप्ट डाइव देखेंगे और एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स करेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जो है वॉटसन, क्रिक, इन सब ने कैसे काम किया था वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए। एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड बोलती है। डीएनए एक्ट एज ए acts as a genetic material in most of organism बेटा, material in most of organism। एनसीईआरटी यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर लिया। इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं किसको वो कर रही है, यहाँ पे अलग कर रही है, वायरसेस को अलग कर रही है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आरएनए क्या करता है, आरएनए यहाँ पे कई काम करता है। सम केसेस, इन सम वायरसेस, इन सम वायरसेस वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो आप बता सकते हो बेटा कौन से वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। हाल ही फिलहाल में एक बहुत ही बड़ी पेंडेमिक आई थी, उसमें भी जो वायरस था, क्या उसके पास आरएनए था या डीएनए था, ये बेटा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एनसीईआरटी एक और चीज बोलती है कि आरएनए कुछ ही वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बाकी कुछ कुछ जगह पे और काम भी करता है। देखते हैं कौन कौन सा काम करता है। सबसे पहले वो मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है यानी कि एमआरएनए की बात कर रहा है वो। इसके बाद बात कर रही है एनसीईआरटी कि वो एडाप्टर का काम करता है, एडाप्टर आरएनए का काम करता है। तो वो किसकी बात कर रहा है बेटा, टीआरएनए की बात कर रहा है। इसके बाद वो कह रहा है कि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करता है। स्पेस कम पड़ गया तो मैं इधर लेके आता हूँ इसको, पूरी पूरी चीजों को। यहाँ आ जाओ बेटा। क्या हो रहा है भैया ये। ठीक, तो यहाँ पे आपको बता देता हूं मैं कि ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट का काम भी करता है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है, आरएनए की बात कर रहा है। आरएनए से स्ट्रक्चर बनती है, किसकी स्ट्रक्चर बनती है, राइबोसोम की बनती है। इसी में से बहुत सारे जो है टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जो शुरुआत का जो पैराग्राफ है ना, उसमें लिखा हुआ है सभी, बट हम करके नहीं आते। ठीक है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, बाकी मोस्टली काम मैसेंजर हो गया, एडेप्टर हो गया, स्ट्रक्चरल वाले काम हो गया। एनसीईआरटी का और बात करती है कि आरएनए एज ए कैटलिस्ट भी होता है। अगर आरएनए एज ए कैटलिस्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे और मैं आपको टेस्ट सीरीज में बता ही दूंगा। ठीक, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल करता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि डीएनए आया कहां से। देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था बेटा, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, मैं एफ लिख रहा हूं यहां पर सिर्फ और सिर्फ, फ्रेडरिक मिशर नाम का साइंटिस्ट था बेटा। उसने 1869 के टाइम पे एसिडिक सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी। एसिडिक
सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली ये कहाँ से डिस्कवरी की थी उसने, ठीक है? ये हमारे वाटसन एंड क्रिक हैं जिन्होंने मॉडल दिया था, हम बाद में देखेंगे इसको। फ्रेडरिक मिशर ने एसिडिक सब्सटेंस की डिस्कवरी की पस सेल से। पस सेल्स मतलब यहाँ पर पस जो होती है, वो क्या था मतलब उसने देखा कि जो बैंडेज पहनते हैं, जो चोट लगी हुई है, तो बैंडेज में ना जो है पस लगी हुई है, तो उसको उन्होंने देखा, उसको एनालाइज़ किया, तो उसमें एक एसिडिक सब्सटेंस मिला और एसिडिक सब्सटेंस का उसने नाम रखा न्यूक्लीन। क्या नाम रखा उसका? न्यूक्लिन। इसके बाद फिर बहुत सारे लोग इस पे काम नहीं कर पाए, ठीक है? बहुत सारे साइंटिस्ट ने बाद में जाके काम किया था। उसको हम एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है कि डीएनए एक्ट एज़ अ जेनेटिक मटीरियल, उसकी हिस्ट्री कैसे पता चली। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ हो गया, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आज हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि डीएनए का जो बहुत ही फेमस जो डबल हेलिक्स मॉडल है बेटा, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है? वो कब आया था बेटा? वो आया था 1953 में। और किसने दिया था वो? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। ये आप देख सकते हो, ये हमारे वॉटसन है, ये क्रिक है। ये बहुत ही आइकॉनिक फोटो है, देखो, है ना? पीछे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको? क्लियर कट दिख रहा है कि देखो डबल हेलिक्स दिख रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है? ये जेम्स वॉटसन है और ये फ्रांसिस क्रिक है। इन दोनों ने बेटा क्या किया था? इन्होंने 1953 में डेटा पब्लिश किया था, एक जो है पब्लिकेशन जिसका नाम था नेचर पब्लिकेशन। आज भी रिसर्च आर्टिकल्स में सबसे बेस्ट पब्लिकेशन नेचर पब्लिकेशन ही मानी जाती है। ये आप देख सकते हो, वॉटसन एंड क्रिक। स्मार्ट तो है, क्रिक स्मार्ट है भाई ज्यादा। अभी जेम्स वॉटसन की हाल ही फिलहाल में 6 नवंबर 2025 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो आपने न्यूज़ सुनी होगी जेम्स वॉटसन के बारे में, ठीक है? आप जाके देख सकते हो इसको। अब इन्होंने काम किया था, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इन्होंने दिया था आइकॉनिक डबल हेलिक्स मॉडल, है ना? डबल हेलिक्स मॉडल की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बाद में देखते हैं, अभी तो जस्ट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं हम। इन्होंने कुछ साइंटिस्ट का जो डेटा इकट्ठा किया था, साइंटिस्ट का डेटा इकट्ठा किया था, कौन-कौन सा था? सबसे पहले थे एक फीमेल साइंटिस्ट रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है बेटा? इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था मॉरिस विल्किन, मॉरिस विल्किंस। बेटा इन दोनों ने ना क्या किया था? इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा दिया। कौन सा डेटा दिया? एक्स-रे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन नहीं, ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं कि सर एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है क्या रेफ्रैक्शन होता है? तो एक्स-रे बेटा यहाँ पे डिफ्रैक्शन उन्होंने एक डेटा दिया। ये देखो उन्होंने एक इमेज खींची, आज भी इस इमेज का एक नाम है, आप अगर आप सर्च करोगे, इसका एक फेमस नाम है फोटो 51। एरिया 51 नहीं, फोटो 51। यानी कि इन्होंने काम कब किया था? इन्होंने फोटो खींची थी डीएनए की 51 में, ठीक है? और डबल हेलिक्स मॉडल मैंने कब बोला, कब आया था? वॉटसन एंड क्रिक ने कब दिया था? 1953 में दिया था। तो यानी कि 2 साल लग गए थे पूरे डेटा को कलेक्ट करने में। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डेटा दिया, किस बेस पे दिया? रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन, इन दोनों के साइंटिस्ट के जो काम है, उन्होंने दिया था एक्स-रे का, एक इमेजिंग की थी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था और एक इमेज खींची थी, ये देख सकते हो आप क्लियर कट। उस बेस पे डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक, based on the data of based on the data of फ्रैंकलिन, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है? एंड मॉरिस विल्किंस, ठीक है? रोज़ालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। इन दोनों के प्लस में एनसीईआरटी को और भी वर्ड बोलती है कि जो है एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था, उनका भी डेटा यूज किया गया था, चार्गास डेटा। इन सबके डेटा का यूज करके 1953 में मॉडल आया था बेटा वो, ठीक है? अब यहाँ पे इनको जो है वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस, इन तीनों को ना 1960 आई थिंक 2 में नोबेल प्राइज मिला था बेटा।
नोबेल प्राइज मिला था। किसको मिला था? वॉटसन क्रिक को और मॉरिस विल्किंस को। वैसे तो रोजालिंड फ्रैंकलिन को ही मिलना चाहिए था, बट जो है उनकी जो डेथ हो गई थी 1958 के अराउंड, ठीक है, बहुत अर्ली एज में एक्सरे पे काम किया था ना, तो कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी उनकी। 1958 में उनकी डेथ हो गई थी बेटा। ये एक यहाँ पे, और डेथ होने के बाद जो है, ध्यान रखना, नोबेल प्राइज मिलता नहीं है, ये एक रूल है, आपको पता होगा शायद। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन साइंटिस्ट ने कैसे काम किया था, चारगाफ रूल्स हम आराम से देखेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अभी जस्ट मैंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया था, सो दैट कि आप समझ सको कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या हिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज, कितना सब कुछ है। डीएनए, अब देखो डीएनए होता क्या है। डीएनए होता क्या है, मैंने आपको बताया था, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं कि सर प्रोकैरियोट्स में तो जो है वो वायरस, प्रोकैरियोट्स में तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बेटा प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरसेस में होता है, सम वायरसेस में वो भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी कुछ डेटा देती है, 2-3 डेटा देती है, फैक्ट्स, डेटा एंड फैक्ट्स। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे। ठीक है, डेटा ऑफ फैक्ट्स में बोल रहा है कि जो एक वायरस है 5174, अजीब सा नाम है यार, क्या नाम रखा हुआ है भाई, साइंटिस्ट भी ना कम नहीं है। इसमें एक जो है डेटा है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बेस पेयर्स नहीं दिए, बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, तो इसको लिखो आप सोशल मीडिया, अरे सोशल मीडिया नहीं, सिली मिस्टेक पॉइंट। ठीक है, सिली मिस्टेक पॉइंट है बेटा, ये इस चीज पे ध्यान रखना आपको, ये सिली मिस्टेक पॉइंट है, गड़बड़ मत कर देना। स्टार कहाँ है? कहीं तो स्टार होना चाहिए। मैरी क्रिसमस में स्टार होगा क्या? डेकोरेशन आइटम में मिल जाए स्टार स्टार स्टार। क्राउन क्राउन क्राउन, सिली मिस्टेक जो होती हैं, सिली मिस्टेक के लिए आपको, हाँ सिली मिस्टेक के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, समझ में आया? डॉक्टर से गलती अलाउड नहीं होती, नहीं तो ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक पॉइंट हो गया हमारा। सिली मिस्टेक पॉइंट ऑन डेटा एंड फैक्ट्स में सिली मिस्टेक बच्चे करके आते हैं, तो ये पहला सिली मिस्टेक हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की जगह बेस पेयर लिख के आ जाएंगे। फिर इसके बाद एक बैक्टीरियोफाज है जिसका नाम है लैम्डा बैक्टीरियोफेज। बेटा इसके ये एक क्या वो है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस है। कई बार जेनेटिक मटेरियल का पूछ लिया जाता है कि कौन सा होता है, तो बेटा इसके जो बेस पेयर होते हैं 48502 बेस पेयर्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, इसके दुगने होंगे, तो बताओ कौन कौन से होंगे, ये आपको बताना है। तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट आ जाता है ई कोलाई। किसको लेके आई? ई कोलाई, एश्रीशिया कोलाई। एश्रीशिया बोलते हैं उसको, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था, एस्ट्रिच नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। कोलाई मतलब कोलन में पाया जाता है, ठीक है। ई कोलाई, ई कोलाई में जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है, सर्कुलर है, ध्यान रखना इस चीज का। और कितना है वो आपको बता देता हूँ, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। सबसे ज्यादा बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पे, क्या गलती करके आते हैं? 4.4 करके आ जाते हैं, 4.1 करके आ जाते हैं, 10⁻9 करके आ जाते हैं। तो बेटा ये भी जो है आपका कौन सा हो गया, ये भी आपका ग्रेव पॉइंट है। ग्रेव मतलब ग्रेव यार्ड बना सकता है आपका, ये वाला भी जो पॉइंट है ग्रेव यार्ड बना सकता है। बच्चे बहुत गलती करके आते हैं इसमें। फोर्थ नंबर पे वो तो आपको पता ही है, ह्यूमन का जो जीनोम है वो कौन सा, हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहे हैं बेटा। ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट जीनोम कितना है? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। अब यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, यहाँ पे 10⁻6 करके आ जाते हैं। तो बेटा ज्यादा है ह्यूमन का डेटा, ठीक है, तो 10⁻9 आएगा, 10⁻6 नहीं आएगा। और इकोलाई का कम है, तो उसका 10⁻6 आएगा, 10⁻9 नहीं आएगा। तो फ्लक्चुएट नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, रायता मत फैलाना, खिचड़ी नहीं बनानी, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज में आपको खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए बना होता है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बना होता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं, पहले बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊं। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक सिंगल यूनिट कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड।
डबल स्टैंडर्ड है तो डबल स्टैंडर्ड कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं बेटा, वो जुड़े होते हैं आपस में, ये वाला जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड के हम स्ट्रक्चर देखें तो पॉलीमर तो हमने देख लिया, हमने देख लिया कि सारे के सारे छोटे छोटे जो हैं, आप समझ सकते हो कि माला होती है ना, एक जो माला होती है, एक माला का एक जो आप देख सकते हो ये मन का होता है, या फिर एक छोटा सा एक पार्ट होता है, ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, एक न्यूक्लियोटाइड बोल दिया। तो एक बहुत बड़ी माला जुड़ी हुई है, वो सिंगल सिंगल जो है उसके यहाँ पे पार्ट जुड़े हुए हैं, गोल से पार्ट होते हैं, उसको मन का बोल दो, मनी बोल दो, आई डोंट नो, ठीक है। तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, बच्चे रट्टा मार के चले जाते हैं कि सर क्या बोलते हैं, एडिनिन गुआनिन होता है, ये होता है, वो होता है। क्वेश्चन जब आता है तो रायता फैल जाता है। तो वो रायता ना फैले, सबसे पहले अपने को क्या देखना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखनी है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर नहीं देख पाए तो आप ये चैप्टर छोड़ देना, आप मत करना, इस चैप्टर को आगे मत पढ़ना। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर समझ में नहीं ना, तो ये पूरा चैप्टर ही उस बेस पे है। नाम ही डीएनए और न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और आपको स्ट्रक्चर पता नहीं न्यूक्लियोटाइड की, और आप चाह रहे हो कि ये चैप्टर समझ में आ जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट होते हैं बेटा इसकी, तीन कंपोनेंट होते हैं इसके न्यूक्लियोटाइड के। पहले है एक पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर है, पेंटोज। और क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रहा हूं बेटा, तो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार क्या, कि शुगर कौन सी होती है, पेंटोज होती है कि हेक्सोज होती है, पेंटोज। और डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि डीएनए का नाम ही क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर कट है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कंपोनेंट क्या है बेटा, इसका नाम दूसरे नंबर पे कंपोनेंट है न्यूक्लिक, अरे न्यूक्लिक नहीं यार, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकते हैं, हम डीएनए की बात करेंगे, हम किसी और की बात नहीं करेंगे फिलहाल, हम आरएनए की बात बाद में करेंगे जब डीएनए वर्सेस आरएनए कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, एडिनिन हो सकता है, एडिनोसिन नहीं, एडिनिन, ठीक है। और कौन सा होता है इसमें, गुआनिन, ये भी क्या है, बेस हो सकता है। और क्या हो सकता है, साइटोसिन। और क्या हो सकता है यहाँ पे, थाइमिन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है। ये आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थाइमिन का अदर नेम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को, ठीक। तो हमारे दो कंपोनेंट हो गए, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन सा हमारा, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, अच्छा, तो नाइट्रोजनस बेस के बाद आ जाता है हमारा फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप बेटा। कौन सा होता है, PO4 होता है। कौन सा होता है, PO4 होता है, ठीक है। अगर PO4 एक दो तीन हो तो ट्राई फॉस्फेट, अगर जो है दो हो तो डाई फॉस्फेट, अगर सिंगल हो तो ट्राई फॉस्फेट, सॉरी सिंगल हो तो मोनोफॉस्फेट। एक भी अगर मोनोफॉस्फेट यानी कि एक भी जुड़ गया तो भी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं ये, शुगर हो गई हमारी, कौन सी शुगर है, पेंटो शुगर है। कौन सी शुगर है बेटा, पेंटो शुगर है, ठीक है, ये वाली होगी पेंटो शुगर, ठीक। कितने कार्बन है, देखिए इसके कितने कार्बन है। बच्चे यहाँ पे गलती कर करके आए थे, यहाँ पे वो बना देते हैं स्ट्रक्चर किसकी, ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज नहीं है, ये राइबोज है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ऐसे प्राइम कर देते हैं, ये हो गया फोर्थ कार्बन, और एंड में हो गया 5 कार्बन, ठीक है। अब जो है इसके साथ क्या जुड़ जाता है, एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बेटा, एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है। तो मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ए हो गया हमारा, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, ए हो गया। अब जो है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो याद करने का तरीका पता है क्या है, एन फॉर नाइट्रोजनस बेस, एस फॉर शुगर, तो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता बेटा, क्योंकि अभी फॉस्फेट अभी आया नहीं ना, अभी फॉस्फेट नहीं आया। तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब ये तीसरा कंपोनेंट आके इनके साथ मिल जाता है, किसके साथ मिल जाएगा, कंपोनेंट मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड के साथ,
तो फॉर एग्जांपल अगर ये जुड़ गया और ये जुड़ गया आगे, तो एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है क्या न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट होंगे? हाँ होंगे, पेंटोज शुगर भी होगा, नाइट्रोजनस बेस भी होगा और फॉस्फेट भी होगा। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड में डू नॉट हैव फॉस्फेट इन द स्ट्रक्चर। बेटा ये चीज मेन है यहाँ, तो आप ये गड़बड़ मत करके आना, रायता सबसे ज्यादा यही फैलता है, ये गड़बड़ नहीं करनी है। फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेके चलते हैं अपन, हमने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया पेंटोज शुगर होगी, ठीक। और पेंटोज शुगर पे इस जगह पे लग गया एक नाइट्रोजनस बेस। ए भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, किस केस में? डीएनए के केस में, है ना। और आरएनए केस में क्या होता है? AUGC होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? एन फॉर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो बेटा ये जो है यहाँ पे कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन है। इधर क्या कार्बन था? सेकंड कार्बन था, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? थर्ड कार्बन आ जाएगा। और इसके बाद ये वाला क्या है? फिफ्थ कार्बन है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सबसे पहले कौन सी आ गई इसमें? राइबोज शुगर आ गई, ठीक। कौन सी वाली है? डीऑक्सीराइबोज। अब इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं बेटा? डीऑक्सीराइबोज का मतलब कि डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। ये जो सेकंड पे ना यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, क्यों? कौन सा ग्रुप नहीं है? OH ग्रुप नहीं है। देखो यहाँ पे तो OH ग्रुप है, इस केस में यहाँ पे OH ग्रुप नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? H ग्रुप है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, कि डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ही क्या है? डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारी शुगर होगी, ठीक है। अब जो है सेकंड कार्बन या फर्स्ट कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों क्या हो गए? न्यूक्लियोसाइड हो गए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये वाला बॉन्ड कौन सा है? तो जो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और जो है नाइट्रोजन बेस का N, तो कार्बन ऑफ ये आ जाएगा 1', ठीक है 1', ठीक है 1' कार्बन, यानी कि 1 जो है, जो फर्स्ट कार्बन है वो ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन, ये दोनों एक ना बॉन्ड बनाते हैं। और इस बॉन्ड को पता है क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड या न्यूक्लियोसिडिक बॉन्ड बोल देते हैं, इन जनरल न्यूक्लियोसिडिक बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है आ जाता है हमारा कौन सा? फॉस्फेट आ गया। तो फॉस्फेट यहाँ पे PO4 ग्रुप होता है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल में P लिख रहा हूँ। अब देखो 3P भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 3P भी हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। और अगर सिंगल है तो वो क्या हो जाएगा? मोनोफॉस्फेट। बट यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर में जो होता है ना डीएनए की, उसमें ट्राइफॉस्फेट नहीं होता, वो क्या होता है? मोनोफॉस्फेट होता है। तो मैं मोनोफॉस्फेट ही यहाँ पे एड ऑन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन है और ये जो फॉस्फेट है, इसके बीच का जो बॉन्ड है उसका स्पेशल नाम होता है, जिसका मैं बोलता हूँ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बेटा क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारा कौन सा आ गया? यहाँ पे दो बॉन्ड आ गए। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है। कौन सा? एन। अच्छा मेरे से एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इसको न्यूक्लियोसिडिक बॉन्ड नहीं बोलते, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। हो जाती है जी गलती, कई बार इंसान है। ये है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक क्यों बोलते हैं? एन एन का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ग्लाइकोज का मतलब हो गया शुगर। नाइट्रोजन और शुगर के बीच के जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बोलते हैं इसको? नहीं, फॉस्फोडाइएस्टर नहीं बोलते, मैंने यहाँ पे फॉस्फो एस्टर बोला। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो मैं क्यों करवा रहा हूँ धीरे 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 धीरे, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म गेम है भाई, लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पे अगर ढंग से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो गए। स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं आपस में तो कैसे होता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो है एक हो गया, ठीक है? इसके ऊपर एक क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है इसके? फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है? और फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है इसके? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। यही तो था। यहाँ पे टैग कर लेते हैं, हम टैग भी तो कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया फिफ्थ कार्बन। बेटा 5 कार्बन हो गया, ठीक है? अभी यहाँ पे इसके जो एच भी काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके यहाँ पे था सेकंड वाले पे था एच एंड एच, और ये थर्ड वाले पे क्या था? एच और ओ एच, ठीक? ये हो गया एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसको बोलते हैं। अब हम डाइन्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेंगे हम, डाइन्यूक्लियोटाइड की बात कर लेंगे। अब डाइन्यूक्लियोटाइड कैसा बॉन्ड बनता है आप देख सकते हो आप यहाँ पे। ये वाला जो फिफ्थ कार्बन वाला जो फॉस्फेट है, वो इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है ऐसे करके। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? हम्म, मैं इसको फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? और ये वाला डुप्लीकेट कर दिया, ठीक? अभी आराम से ठंडे दिमाग से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा मैं। ये जो 5 कार्बन वाला जो है और ये थर्ड कार्बन वाला, थर्ड कार्बन का जो OH है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ? 5 कार्बन के फॉस्फेट के साथ। ये PyQ है, PyQ डिटेक्टेड बेटा, PyQ डिटेक्टेड है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, कि जो पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका थर्ड वाला जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो फॉस्फेट HPO4 के ऊपर अटैक करता है सेकंड वाले के पास। तो बॉन्ड कौन सा बन गया? 3 to 5 बॉन्ड बनता है ये। बॉन्ड का नाम क्या होता है? 3 to 5। एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है। अब बताओगे, कोई नीचे इमेज के साथ ही इसको कमेंट करेगा कि एनसीईआरटी ने कैसे इस चीजों को मेंशन किया कि 3 to 5 बॉन्ड होता है, 5 to 3 बॉन्ड होता है? 3 to 5 बॉन्ड होता है, 3 to 5 बॉन्ड होता है, ध्यान रख लेना इस चीज का, ठीक? और ये हो गया हमारा फॉस्फेट जुड़ गया। अब मैं दोनों को ऐसे कर रहा हूं, ये वाला। अब ये बन गए 2 बॉन्ड। ये देखो फॉस्फेट ना दोनों साइड बिजी हो गया। इस साइड भी बिजी हो गया, ऊपर साइड बिजी हो गया, और नीचे वाली शुगर के साथ भी वो बिजी हो गया। दोनों शुगर के साथ बिजी हो गया। और अब जो है इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इस वाले बॉन्ड का जो दोनों को मिला के जो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। इस केस में जो मोनोन्यूक्लियोटाइड के केस में क्या था बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था, क्योंकि जो फॉस्फेट है वो एक ही शुगर के साथ यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बॉन्ड बना रहा था। इस केस में, नीचे वाले केस में क्या है? डाइन्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट जो है वो दोनों तरफ से बॉन्ड बना रहा है, और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं बेटा। इस चीज का ध्यान रखना है। ये है PyQ। ये होता है जो आपको कोई बताएगा नहीं। आप जो रट्टा मारते रह जाओगे, सर क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसका कैसे करें, मत करो, वो काम मत करो। ठंडे दिमाग से समझो कि चल क्या रहा है, बवाल क्या हो रहा है। अब अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये वाला जो हो गया 5 एंड, और ये वाला जो है फ्री, देखो क्या हो गया? 3 एंड। तो यहां से लेके यहां पे जो चेन है, ये वाली जो चेन है, उसको मैं बोलता हूं 5 to 3 चेन। ये 5 to 3 चेन है, यहाँ पे ओरिएंटेशन है ये 5 to 3, कि एक साइड जो 5 एंड है, दूसरी साइड 3 एंड है। 5 एंड पे क्या है? फॉस्फेट है। 5 एंड पे क्या है? फॉस्फेट है। और 3 एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आप देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। ये चेन की ओरिएंटेशन है। बॉन्ड तो बेटा 3 to 5 ही कहलाएगा, और ये PyQ है, यहाँ पे PyQ डिटेक्टेड है, ये वाला भी। और जो चेन की डायरेक्शन है ये भी PyQ डिटेक्टेड है। ऐसे हल्का काम थोड़ी है ये चैप्टर, ऐसे थोड़ी ना कि चल जाएगा काम। ना ना ना, ये गड़बड़ मत कर देना। अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखते हैं, मजा तो आ रहा है। मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को जिया है भाई। कैसे जिया है? लैब्स में जिया है मैंने। 2015-16 कभी DNA आइसोलेट करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, जीन का देखो, प्रमोटर देखो, बहुत कुछ काम किया। वेक्टर्स करो, ये वो बताएंगे कभी। अभी अभी तो पढ़ा लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे क्या है? अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? अब मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। इस साइड क्या लग गया है? नाइट्रोजन। और इस साइड क्या लग गया बेटा? फॉस्फेट, ठीक है? और नीचे साइड क्या लग गया बेटा? ये वाला 3OH। क्या है ये? 3OH। आप इसको मान के चलो कि ये वाला क्या लग गया? ये यहाँ पे तो H है, H है, यहाँ पे क्या है? H और OH, ठीक है? इसको मैं एक बार यूनिट को मैं साइड में रख लेता हूँ। नहीं, रुको रुको रुको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनानी है ना, तो ये हो जाता है।
डुप्लीकेट हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया। देखो बॉन्ड बन रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना आपको बॉन्ड बनते हुए। उसके बाद फिर से एक डुप्लीकेट हो गया। जिंदगी आसान तो कर दी है इसने, है खुद ही कॉम्प्लेक्स कर दी है। चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स क्यों किया है, ये पूरा का पूरा उठा लेते हैं। अरे क्यों नहीं उठ रहा भैया, नजर लग गई है मेरी खुद की। नजर इज रियल, खुद की नजर लग गई है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस साइड क्या है, ओ एच है, 3OH, और इस साइड क्या है, 3OH फ्री है, बाइंड नहीं है। ये कौन सा हो गया, 5 एंड पे फॉस्फेट हो गया। तो ये जो है 1 2 3 4 5 का बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पूरी पूरी क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बट ये सिंगल स्टैंडर्ड वाली है। कौन सी बताइए, सिंगल स्टैंडर्ड वाली है। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 एंड पे हो गया, और ये 5 to 3 डायरेक्शन में क्या चल रही है, ये चेन चल रही है। 5 to डायरेक्शन में क्या चल रही है, चेन चल रही है। ऐसे ही अगर जो है एक और चेन आ जाए तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे चलेगी, इस साइड चलेगी। एक्चुअली एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल क्यों होती है, क्योंकि अब देखा आपने कि अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं एक्चुअली बच्चों को क्या बताता हूँ, क्लास में बताता था कि ये एंटी पैरेलल क्यों है। एक ऐसे है 5 to 3 और एक ऐसे है 5 to 3, है ना, ऐसे ऐसे है, मतलब ऐसे क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी बनती है और स्ट्रक्चरल बैलेंस बनता है और स्टेबिलिटी बनती है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक काम करते हैं। एक आपने वो जो है एक डब्बे के अंदर आपने जूते पैक किए होंगे, और जूते पैक कैसे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जूता है, तो जूते ऐसे पैक हो जाते हैं, आप बताओ ये ऐसे पैक हो जाते हैं, नहीं होते। आप क्या करते हो, उसको उल्टा पुल्टा करते हो। आप क्या करते हो, उसको एंटी पैरेलल कर देते हो ऐसे करके, तो जूते पैक हो जाएंगे, परफेक्टली फिट हो जाता है। तो ऐसे ही फिट के लिए, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए जो है डीएनए की एक स्ट्रैंड 5 to 3 चलती है और दूसरी 3 to 5 चलती है। तो एंटी पैरेलल नेचर होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल नेचर। तो हमेशा ध्यान रखना, एक चेन चलेगी 5 to 3 और एक चेन चलेगी ऐसे, ठीक है। और इससे क्या होगी, फिर ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनती है। इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, यही तो सारा खेल है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ये वाला हो गया। ये सब कुछ स्टडी करने के बाद फिर एक डबल हेलिक्स मॉडल आया। इन सबको स्टडी किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, और उन्होंने एक मॉडल दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। वो हम देखते हैं कैसे, ठीक है, वो कैसे। अच्छा आपसे कुछ क्वेश्चन है, वो बाद में करते हैं। क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में क्या एब्सेंट होता है, विच इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोसाइड, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट कौन से, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट कौन से, ठीक है। थर्ड नंबर पे, न्यूक्लियोसाइड में कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो मैंने बताए थे, मेंशन किए थे। और न्यूक्लियोटाइड में 2 स्पेशल टाइप के बॉन्ड कौन से हैं, 2 जो बॉन्ड हैं वो स्पेशल टाइप्स के कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं बेटा, ये काम आपको करना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे, डीऑक्सीराइबो शुगर को डीऑक्सीराइबो शुगर क्यों बोलते हैं, वाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो शुगर, ये आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में करना आपको आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल, बेटा डबल हेलिक्स मॉडल जो हम लेके चल रहे हैं वो बी डीएनए का लेके चल रहे हैं, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है, उसका लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हो गया जी हमारा शुगर फॉस्फेट, छोटा वो कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इस केस में भी ऐसा ही होता है, इधर होता है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये वाला हो गया शुगर, ये वाला क्या हो गया, शुगर, अरे शुगर, शुगर फॉस्फेट है ना, तो शुगर शुगर शुगर
शुगर, 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 शुगर। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये वाला क्या हो गया? फॉस्फेट। तो आप देख सकते हो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये हैं। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। किसके साथ जुड़े होते हैं? शुगर के साथ जुड़े होते हैं। कौन से कार्बन के साथ जुड़े होते हैं? फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना? और बीच में ये बॉन्ड कौन से हैं? ये वाले बॉन्ड कौन से हैं? बताओगे भैया ये? ठीक है, ये वाले बॉन्ड कौन से हैं? दोनों को जोड़ते हैं ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये डबल हेलिक्स मॉडल है। अब डबल हेलिक्स मॉडल में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बैकबोन होती है, बेटा बैकबोन होती है, वो किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। तो उसके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? ये वाले कौन से बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं उसमें, ठीक है, बैकबोन में होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके बाद जो नाइट्रोजनस जो बेस है वो डबल हेलिक्स के बाहर की तरफ है या प्रोजेक्टेड इनसाइड है? तो जो बेसिस है बेटा वो क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड इनसाइड होते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वो वाला लेक्चर नहीं है कि वन शॉट में करवा के खत्म कर दो। ये समझने वाला लेक्चर है। समझने के लिए अगर आपको ये चैप्टर कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया हो ना, तो आप समझने आ जाओ। यहाँ पे ये रिवीजन लेक्चर नहीं है। मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, ठीक? अगर आपको बहुत अच्छे इस चैप्टर को समझना है ना, तो इस लेक्चर को देखना। नहीं तो भैया वन शॉट, अगर आपने पहले समझ रखा है या फिर समझना नहीं चाहते, तो फिर आप वन शॉट देखिए, ठीक? अब यहाँ पे क्या आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जिस्टेंस है। कहाँ है एग्जिस्टेंस हाइड्रोजन बॉन्ड की? ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं आपको। यहाँ आपको टोटल बॉन्ड कितने टाइप के देखने को मिल रहे हैं? कौन से हैं? एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया, पीडीबी बॉन्ड। दूसरे नंबर पे है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और तीसरे नंबर पे है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरचेन है। ये इंटरचेन, इंटरचेन का मतलब क्या होता है? दो चेन के बीच में है। जबकि ये वाले जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं? इंट्रा चेन होते हैं, यानी कि विद इन चेन होते हैं, ठीक? ये बिटवीन दो चेन है और ये वाला क्या है? विद इन चेन है। ये भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। बनाऊंगा इसके लिए प्रॉपर एक ना मैं टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज नहीं, एक काम करते हैं, हम हाई क्वालिटी 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जब ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इसके मैं हाई क्वालिटी 20 एमसीक्यूज पूरे चैप्टर से बनाऊंगा और देखते हैं कौन कौन सॉल्व करेगा। डबल हेलिक्स मॉडल में फिर से आपको एक ऐसे करके बना देते हैं, है ना? अब ये वाला भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम प्रॉपर देखेंगे इसको हम। ये वाला क्या हो गया? फॉर एग्जांपल शुगर हो गया हमारा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? और ये हो गया भैया इनके बीच का जो, अब मैं सिंपल बना रहा हूँ। क्यों सिंपल बना रहा हूँ? आप समझ जाना कि ये जो बॉन्ड हैं, ठीक है, वो ए और टी के बीच में बन रहे हैं। और ए और टी के बीच में कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं, बहुत ही पता है आपको। और जी और सी, यानी कि इस साइड अगर जी लगा हुआ है, इस साइड सी लगा हुआ है, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बहुत ही पुराने टाइम से हम जानते आए हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि ये शुगर हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और ये वाला आ गया फॉस्फेट हो गया, ठीक है? अभी ये जो ए है इधर सामने वाले टी के साथ जुड़ेगा और वो फिर से शुगर के साथ जुड़ेगा और फिर से क्या होगा? वो फॉस्फेट जुड़ेगा। ये वाला क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ये शुगर और जो बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? मैं यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, इजी लेके चल रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा डेटा अलग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक बी डीएनए है और बी डीएनए का एक यहाँ पे एक डायमीटर है। डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? आपको पता है। अब जो एक जो है कंप्लीट हेलिक्स यहाँ पे होता है। कैसे होता है? देखो ऐसे चलेगा, ये आधा हुआ और ये कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट जो हेलिक्स होता है ना, जैसे वेव नहीं होती, वो कंप्लीट वेव होती है, एक हाफ वेव होती है, काइंड ऑफ। ये हाफ वेव होगी, ये कंप्लीट वेव होगी। तो कंप्लीट हेलिक्स में आप देख सकते हो कितने बेस पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 न्यूक्लियोटाइड इधर है, 10 न्यूक्लियोटाइड उधर है। तो कितने बेस पेयर हो गए बेटा? ये होती है एक सिंगल हेलिक्स होती है, वन हेलिक्स, ठीक है? वन हेलिक्स में होते हैं 10 बेस पेयर। कितने होते हैं बेटा? 10 बेस पेयर होते हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि जो दो बेस पेयर के बीच में कितना गैप होता है, ठीक है बेटा? वो गैप होता है 0.34 नैनोमीटर।
या फिर क्या बोल सकते हैं उसको 3.4 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस राइज या फिर बेस पिच बोलते हैं, यानी कि दो बेस पेयर के बीच में जो है वो कितना डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस राइज या फिर बेस पिच बोलते हैं। PITCH है बट मैंने ऐसे लिख दिया, सॉरी। तो ये पूरी की पूरी जो हेलिक्स है उसमें 10 बेस पेयर है और एक बेस पेयर के बीच में डिफरेंस कितना बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो एक हेलिक्स में कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और क्योंकि 10 बेस पेयर हैं तो कितना हो गया बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.4 नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर डेटा आता है। तो आप ये बताओगे मेरे को, एक हेलिक्स में कितनी लेंथ होगी डीएनए की, 3.4 नैनोमीटर होगी। अब आपसे एक क्वेश्चन है, 1000 बेस पेयर में डीएनए की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। गिवन एक बेस पेयर में 0.34 नैनोमीटर है। 0.34 नैनोमीटर कैसे लिख सकते हैं हम, 0. ये लिख सकते हैं -9 मीटर, है ना। ये मैंने आपको डेटा गिवन दी है। आपको बताना है कि 10,000 बेस पेयर का अगर कोई डीएनए है तो उसकी कितनी लेंथ होगी। बेटा इस चीज को ही करना है, इस चीज को हम डिटेल में लेक्चर 2 में लेके आएंगे, क्योंकि वैसे तो ज्यादा टाइम हो गया, मैंने 30 मिनट सीरीज थी ये, बट बायो डीप डाइव में ये वाला चैप्टर ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो लेक्चर 2 में मिलते हैं हम, उसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जल्दी ही। ये वाला आप तब तक देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए, एनसीईआरटी की लाइंस को देखिए। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली डाउट बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ पे मेंशन करता रहता हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ जानना है, अगर आपको कुछ पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से कनेक्ट करना है तो बेटा मैंने ईमेल आईडी अपनी दी हुई है, वहाँ पे आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय।